अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के बारे में। इसमें फर्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही, इसका मीनिंग एक ही है। हम कौन सा भी उसको यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एटम इन द कंपाउंड। तो इसके दो मेथड है, जब भी हमें स्ट्रक्चर दिया गया हो, अदरवाइज हमें फॉर्मूले के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं आपको, और फिर हमें फॉर्मूले से भी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अब देखते हैं, जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है और इसमें पर्टिकुलर एटम का पूछा है कि कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में जो भी एलिमेंट रहता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको हम असाइन करते हैं निगेटिव चार्ज, एंड जो भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको असाइन करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे H2O2 दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको। इसमें देखेंगे, अगर हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो ऑक्सीजन अगेन अनदर ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और फिर ऑक्सीजन अटैच होगा अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से अटैच है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जब भी सेम एटम से अटैच रहेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 0। तो आइए देखते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन इज मोर it is lesser electronegative, that's why it will get the +1 charge, and oxygen is more electronegative, that's why it will get -1 charge, negative charge। जो भी कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको निगेटिव चार्ज देना है, -1 चार्ज देना है, एंड जो भी लेस निगेटिव है उसको +1 देना है। तो फिर से यहाँ पे हमने नेसेंट ऑक्सीजन है, ये सेम ही ऑक्सीजन है, तो इसका 0 हमने ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया है। फिर ऑक्सीजन अगेन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हमने लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिव को +1 दिया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को -1 दिया। अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हमें मिला -1, एंड हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो +1 मिला। ऐसे ही H2O में अगर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में HOH को कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएंगे और इस फॉर्म में हम लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। फिर हमारा दूसरा कौन सा काम रहेगा, जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको निगेटिव चार्ज देना है, और जो भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको +1 चार्ज देना है। तो इस OH बॉन्ड के लिए एक बार ऑक्सीजन पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1। फिर इस दूसरे बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे अगेन -1 आएगा और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। तो अगर हम ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा -2, एंड हाइड्रोजन को आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है H2 मॉलिक्यूल में, तो हमें लिखना है -2। फिर हम देखेंगे HCl में हाइड्रोजन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है एंड क्लोरीन का कौन सा है। हमें पता है हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, दैट्स व्हाई क्लोरीन विल गेट -2 एंड हाइड्रोजन पे आएगा +1 चार्ज। ऐसे ही SO2 में देखेंगे, SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम हमें पता है सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देखेंगे और उस पर -1 एंड +1 चार्ज लिख देंगे। हमें पता है सल्फर एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो उसमें -1 चार्ज आ जाएगा और सल्फर पे +1। ये हो गया एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो ये दूसरा जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसके लिए भी हम करेंगे
-1 चार्ज ऑक्सीजन पे और सल्फर पे +1 चार्ज। ऐसे ही ये दोनों बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे -1 ऑक्सीजन के लिए और सल्फर के लिए +1 अगर हमें यहाँ पे पूछा है सल्फर पे सेंट्रल एटम पे कितना ऑक्सीडेशन चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है, और अदरवाइज कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का इन द SO2, तो हमें लिखना है +4। अगर ये चारों चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +4 एंड ऑक्सीजन पे हमें मिलेगा -2 चार्ज। ऐसे ही H2SO4 का स्ट्रक्चर दिया है मैंने, आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करके देखना है कि सेंटर हर एक एटम पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। फिर दिया है H2S का, और ये सब मैंने दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिराइव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। ये हो गया स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब हम देखेंगे सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इन द कंपाउंड H2SO4। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल एटम ऐसा आएगा, उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, फिर इसको हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, और फिर ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाएगा। ये रहेगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो हमें लिखना है कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए -1 लिखना है, और जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1 देना है। तो ऐसे करेंगे हम। हमें पता है ऑक्सीजन एंड सल्फर में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसके लिए भी -1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर सल्फर पे आ जाएगा +1 चार्ज इस बॉन्ड के लिए, OS बॉन्ड के लिए। फिर हम लिखेंगे ये दो बॉन्ड के लिए सल्फर पे आ जाएगा +1 चार्ज, इस पे आ जाएगा -1 चार्ज ऑक्सीजन पे। फिर इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वन मोर -1 चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एंड वन मोर +1 चार्ज ऑन द सल्फर। फिर इस दो बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे, +1 चार्ज आ जाएगा सल्फर, -1 चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। फिर इस नेक्स्ट वाले दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी +1 सल्फर पे आएगा, -1 ऑक्सीजन पे। फिर in the case of this next oxygen and sulfur, oxygen is more electronegative, -1 चार्ज आ जाएगा। फिर इस साइड में सल्फर पे फिर से +1 चार्ज एंड हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ जाएगा। तो हमें बोला है कि सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है कैलकुलेट करो। तो हम इसको सबका सम करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे मिला सल्फर पे +6 चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +6। अब हम निकालेंगे सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सल्फर का H2S कंपाउंड में। इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, S सेंट्रल एटम, इसको H से ज्वाइन करना है। तो एज पर द रूल व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट +1, सल्फर पे -1 आएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। फिर इस कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सल्फर पे आएगा -1, हाइड्रोजन पे आएगा +1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया सल्फर पे -2। तो जब भी H2S में सल्फर आता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -2, एंड जब भी ये H2SO4 में आता है तो दिखाता है +6। तो इसीलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल केसेस दिए हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम खुद से ही बॉन्ड बना रहा है, उस केस में हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है। यहाँ पे देखेंगे आप, क्लोरीन Cl2 एटम बताता है, क्लोरीन में 2 क्लोरीन एटम रहते हैं, तो हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जब भी एक कुछ भी स्ट्रक्चर में दिया है तो हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लेना है। N2 में N एंड N नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उस केस में भी हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लेना है। फिर O2 में भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। फिर तब फॉस्फोरस दिखेंगे, फॉस्फोरस P4 में
4 फास्फोरस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो कौन से भी फास्फोरस का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, पर्टिकुलर केसेस है, स्पेशल केसेस है। जब भी किसी भी कंपाउंड में, ये इंडिविजुअल हो गया, फिर ये किसी भी कंपाउंड में आते हैं, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कौन से भी एलिमेंट एक दूसरे से अटैच होंगे तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्री स्टेट, इसको बोलते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं वो एलिमेंट्री स्टेट में है, एक दूसरे से खुद से ही अटैच है, इसीलिए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। जब भी एटम एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। इस टेबल में मैंने एलिमेंट्स एंड उसके ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करके फॉर्मूले से हम कैसे पर्टिकुलर एटम का पर्टिकुलर कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो आपको ये टेबल लर्न ही करना है। आप देखो यहाँ पे अल्कली मेटल्स जो भी रहते हैं कहाँ पे आते हैं, अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप 1 में है वो सब अल्कली मेटल रहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें जो भी फर्स्ट ग्रुप रहता है वो अल्कली मेटल्स रहता है। उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लीनाने की रब से फरियाद, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। ये एक ट्रिक है उसको याद रखने की, लीनाने की रब से फरियाद। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहता है, +1। फिर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, यही एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में जो है उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2। इसको याद रखने का कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2। कौन सा भी एलिमेंट लोगे आप इसमें से तो उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। फ्लोरीन की एक स्पेशलिटी है, वो दिखाता है बस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पर्टिकुलर केस है। फिर देखेंगे एटम्स इन द एलिमेंट्री स्टेट, मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था आपको, ये हमेशा 0 दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहता है। ऑक्सीजन एक एटम है जो -1, +1, 0, -2 एंड +2, इसमें से कौन सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है -1 to +7 तक, इसमें से कौन सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन दिखाता है। फिर रहता है सल्फर, सल्फर के बारे में बात करेंगे तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से कंपाउंड में दिया है सल्फर। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +2 to +6 तक। फिर है जेनॉन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +2, +4 एंड +6। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी एटम का पर्टिकुलर कंपाउंड में तो आपको ये टेबल याद ही होना ज़रूरी है, तभी हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पेसी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पेसी। इसका क्या मतलब है, जो भी एटम्स है, जितने भी एटम्स है दिए हुए कंपाउंड में, उनके सबके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ऐड करना है, एंड इज इक्वल टू में क्या लेना है, वो टोटल चार्ज ऑन द स्पीसीज, गिवन कंपाउंड पे कितना चार्ज है उसको लेना है। अगर कुछ भी चार्ज नहीं दिया है, कुछ भी चार्ज आपको प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको इज इक्वल टू में 0 लेना है। यहाँ पे हम लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, देखेंगे कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो हमें इसके लिए, कार्बन के लिए हम सपोज करेंगे x, और क्लोरीन का हमें पता है, क्लोरीन का एक क्लोरीन के लिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, तो 4 के लिए हम लेंगे -4 एंड इज इक्वल टू में लेंगे, इस पे कोई भी टोटल चार्ज नहीं है तो इसको 0 लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +4। इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। इस तरह से
नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, किसी स्पेसिस पे अगर चार्ज रहेगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लेंगे हम ClO4 माइनस, यहाँ पे टोटल चार्ज हमें -1 दिया है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ClO4 माइनस में। तो क्लोरीन के लिए हम X सपोज करेंगे। ऑक्सीजन का पता है हमें, और यूजुअली हम कौन सा यूज करते हैं, -2 चार्ज यूज करते हैं, -2 चार्ज। तो 4 ऑक्सीजन एटम है तो उसमें आ जाएगा -8 एंड टोटल चार्ज ऑन द स्पीसी -1 आएगा। तो यहाँ पे X इज इक्वल टू आएगा -1 + 8, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो इस केस में क्लोरीन दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट +7। इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। जो भी ग्रुप 16 एलिमेंट है और 17 18 का, वो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से कंपाउंड बनाएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये रहते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। इसका हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है तो हमें क्या मिलेगा, H2E। ये जनरल फॉर्मूला है इन सब कंपाउंड्स का। E का मतलब रहता है हम इसमें कौन सा भी एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 16 रखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बनाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। सल्फर का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। सेलेनियम का करेंगे तो हाइड्रोजन सेलेनाइड मिलेगा। टेलोरियम का करेंगे तो हाइड्रोजन टेलोराइड मिलेगा। पोलोनियम का अगर रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन पोलोनाइड मिलेगा। ये है करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो आपको इसमें याद कौन सा रखना है कि कौन से कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, या कौन से हाइड्राइड्स का बैड स्मेल है, कौन सा पॉइजनस गैस है, ये सब आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो हमें पता है वाटर जो होता है ऑर्डरलेस कलरलेस रहता है और आपको उसका रिक्वायरमेंट रहता है प्योर वाटर होना चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे तो ये कलरलेस होता है। हाइड्रोजन सेलेनाइड, उसका बैड स्मेल आता है। हाइड्रोजन टेलोराइड पॉइजनस गैस होता है। ये हाइड्रोजन टेलोराइड जो है ये पॉइजनस गैस होता है। ये है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। हमने क्या देखा इसमें, जब भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं। और इन हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, H2E। यहाँ पे ये जो E दिया है इसका मतलब होता है कि हम इसमें E के प्लेस में कौन से भी एलिमेंट को ऑफ ग्रुप 16 को रख सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स बना सकते हैं। तो यह है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्रुप 16। अब हम देखेंगे ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इन्होंने जो भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाए हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ये, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी इनकी क्या होती है एंड इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ये कौन से सीक्वेंस में चलते हैं ये आपको याद रखना है। इन जो हैलाइड्स बनाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स, उनका एसिडिक कैरेक्टर अगर देखेंगे तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता जाता है। हाइड्रोजन के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, वो लेस एसिडिक रहता है, सबसे कम एसिडिक। एंड सबसे हाईएस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा रहता है, जो भी हाइड्राइड बनाता है टेलोरियम के साथ, वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जब हम ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम तक, तो हमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा।
अगर हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये एसिडिक कैरेक्टर से उल्टा चलता है, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स इट विल गोज इन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी भी सेम ऑर्डर में चलेगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन सेलोनियम बॉन्ड, हाइड्रोजन टेलोरियम बॉन्ड, अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी देखेंगे तो ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। लास्ट देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स के जैसा ही चलता है, इनका ऑर्डर डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता जाता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम को, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 17 को। जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। यह है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। इसमें हमें ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं इनके, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। तो जब भी हम देखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा चलता है, द रिवर्स ऑर्डर, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता जाता है, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है एंड बॉन्ड एनर्जी इनकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप क्या है, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सीक्वेंस से देखेंगे तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं। तो हम इसको बोलेंगे डाउन द ग्रुप, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने तक ऐसे बोलेंगे डाउन द ग्रुप। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, एंड थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखना, एंड ये है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है उनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम ग्रुप 16 एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें टू टाइप्स के ऑक्साइड मिलते हैं, कौन से, EO2 टाइप एंड EO3 टाइप, ये दो टाइप के ऑक्साइड मिलते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं दिखाता ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे हम डाइऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्टिविटी देख रहे हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, तो O2 लेंगे। ऑक्सीजन का अगर डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ओजोन मिल जाएगा O3, ये EO टाइप का ऑक्साइड है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सेलेनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेलेनियम ऑक्साइड मिलेगा। टेलोरियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद टेलोरियम
ऑक्साइड मिल जाएगा, टेलोरियम ऑक्साइड। ये सब ऑक्साइड्स जो है ये EO2 टाइप के हैं सारे ऑक्साइड्स। अब इसमें से दो ही जो ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेलेनियम ऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे अगेन तो हम इसके एसिड्स, करस्पॉन्डिंग एसिड्स बना सकते हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है। अगर इनको वाटर में डालेंगे तो हमें एसिडिक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? वाटर में डालने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, एंड सेलेनियम डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो हमें सेलेनियस एसिड मिलेगा। ये दो ही कंपाउंड है जो हमें एसिड फॉर्म करके देते हैं। बाकी का रिएक्शन O3 का एंड टेलोरियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। पहले हमने क्या किया, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स लिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। फिर इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स तो ऑक्सीजन देखना है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें मिले EO2 टाइप के प्रोडक्ट, EO2 टाइप के ऑक्साइड एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको रिकैप कर लो। ये है, फिर हमें मिला O3, देन SO2, सेलेनियम ऑक्साइड एंड टेलोरियम ऑक्साइड। फिर हमने जो भी ये ऑक्साइड मिले इनको वाटर में डाला तो हमें करस्पॉन्डिंग एसिड्स मिले। सल्फ्यूरिक एसिड मिला SO2 एंड H2O के बाद, H2O में ऐड करने के बाद सेलेनियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया तो सेलेनियस एसिड मिला। फिर अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में से सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम लेंगे तो उसका EO3 टाइप का ऑक्साइड हमें मिलेगा, EO3 टाइप का ऑक्साइड। इसमें देखो जब भी इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। तो हमें क्या मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड एंड टेलोरियम ट्राइऑक्साइड, ये हमें ऑक्साइड्स मिले। अगर हम इस ऑक्साइड्स का सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलोरियम ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे अगेन तो हमें करस्पॉन्डिंग एसिड्स मिलेंगे। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हमें सेलेनिक एसिड मिलेगा। टेलोरिक ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हमें टेलोरिक एसिड मिलेगा। उसका फार्मूला क्या होता है टेलोरिक एसिड का? H6TeO6 एंड सेलेनिक एसिड का रहता है H2SeO4। ये आपको याद रखने हैं सारे फॉर्मूले। सेलेनियस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SeO3। सल्फ्यूरिक एसिड हम बहुत बार यूज करते हैं तो आपको ये पता रहेगा H2SO4 रहता है। यह है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं इसके बारे में हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हमें पता है कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? ये बहुत सारे टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिख के 5 टाइम्स लिख के लर्न करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फ्लोरीन का। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें कौन सा ऑक्साइड मिलता है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मिलता है, O2F2। अगर क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्लोरीन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड, देन डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, Cl2O7, Cl2O6, Cl2O एंड ClO2, ये ऑक्साइड्स मिलते हैं क्लोरीन को अगर रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ब्रोमीन को अगर रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? Br2O, डाइब्रोमो ऑक्साइड, देन BrO2, BrO3, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। अगर आयोडीन का रिएक्शन करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है I2O, I2O2, I2O7, I2O5।
इतने सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं आयोडीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको दिया है क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है। तो ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है ये यूज़ होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द पेपर पल्प एंड द टेक्सटाइल मिल में, एंड ये यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में। यह है यूजेस ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड का, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और रहेगा दूसरा I2O2 का जो यूज़ होता है वो है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका यूज़ किया जाता है। ये दो यूजेस आपको याद रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। और ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो आपको ये याद रखना है सारे ऑक्साइड्स। हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स टुवर्ड्स द हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके बारे में हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा है। हम देखेंगे सल्फर, सेलेनियम कैसे रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस होते हैं। यहाँ पे हमें देखना है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में से सल्फर एंड सेलेनियम कैसे रिएक्ट करते हैं हैलाइड्स के साथ। जब भी ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हैलाइड्स के साथ तो ये बनाते हैं डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स। जब भी सल्फर रिएक्ट करेगा हैलाइड्स के साथ तो वो कौन से हैलाइड्स बनाएगा, डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स। जैसे कि डाइहैलाइड्स में आप देख रहे हैं सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइफ्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइब्रोमाइड बनाता है। ये डाइहैलाइड्स ऑफ सल्फर है। और ये टेट्राहैलाइड्स भी बनाता है। सल्फर जब भी रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ तो ये टेट्राहैलाइड्स भी बनाता है। कौन से टेट्राहैलाइड्स, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड, एंड एक हेक्साहैलाइड बनाता है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सेलेनियम की रिएक्टिविटी देखेंगे। सेलेनियम जब रिएक्ट करता है हैलाइड्स के साथ तो वो कौन से डाइहैलाइड बनाता है, सेलेनियम डाइक्लोराइड एंड सेलेनियम डाइब्रोमाइड। जब सेलेनियम रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ तब वो टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड बनाता है, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड एंड सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। ये है हैलाइड्स कैसे बनाते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। ये जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो आयोडीन के साथ कौन सा भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। टेलोरियम ये है एलिमेंट है ग्रुप 16 का जो आयोडीन के साथ कौन सा भी हैलाइड नहीं बनाता है, बट वो जब भी रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, ओनली फ्लोरीन के साथ वो टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड बनाता है, टेलोरियम टेट्राफ्लोराइड एंड टेलोरियम हेक्साफ्लोराइड। बस ये दो ही हैलाइड टेलोरियम एलिमेंट बनाता है, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ब्रोमीन के साथ भी नहीं एंड क्लोरीन के साथ भी नहीं रिएक्ट होता है, बस ओनली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड बनाता है। डाइहैलाइड कौन सा भी नहीं बनाता है टेलोरियम एलिमेंट। तो आपको ये याद रखना है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है वो 4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। जब भी वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट के पॉइंट में। अब हम देखेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। ग्रुप 18 में से क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन दो ही एलिमेंट है जो रिएक्ट करेंगे फ्लोरीन, ओनली वन टाइप ऑफ हैलोजन फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन दिखाएंगे ये क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, और ये बनाएंगे 3 टाइप्स ऑफ हैलोजेंस। कौन से बनाएंगे, डाइहैलोजेंस, टेट्राहैलोजेंस एंड हेक्साहैलोजेंस। तो यहाँ पे
जेनॉन जब भी रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ तो जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, जो कि कलरलेस होता है एंड दिस कैन बी sublime readily at the temperature 298 Kelvin. ये इजीली वेपराइज हो जाएगा एट द टेम्परेचर 298 केल्विन पे। एंड ये जो फ्लोराइड्स है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, आपको ये याद रखना है। ये है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स टूवर्ड्स द हैलोजेंस। जो भी नेक्स्ट रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17, 18 टूवर्ड्स द मेटल्स। इसको जानने से पहले हमें एक रूल जानना ज़रूरी है, जो कि है फजान्स रूल। इसके लिए ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए, तो आइए देखते हैं। मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। मेटल्स की कौन सी टेंडेंसी होती है? द एलिमेंट्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली फॉर्मिंग द पॉजिटिव आयंस। मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे एंड दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बन जाए, वो एनायंस बनते हैं एंड मेटल्स कैटायंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एनायंस एंड कैटायंस को यूज करके कौन कौन से बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो वो है कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई एलिमेंट शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, सपोज दो एटम्स है और वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देयर ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट, देन दे आर फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एटम्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे किए बगैर वो कर रहे डोनेट, तो उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। जब भी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, पूरा ही डोनेट कर देता है, तो उसको बोलेंगे, वो जो भी बॉन्ड बनाएंगे इन बिटवीन देम वो होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनता है। यह है फजान्स रूल। फजान्स रूल यूज करके हम देख सकते हैं कौन से कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आयोनिक है कि कोवैलेंट है? तो उसमें अगर लार्ज कैटायन रहेंगे, स्मॉल एनायंस रहेंगे, तो हमें उसमें आयोनिक बॉन्ड दिखाई देगा। एंड जो भी चार्ज रहेगा एलिमेंट्स पे, एटम्स पे, वो लोअर चार्ज ऑन द आयंस, वो लोअर चार्ज रहेगा। एंड उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें sp-d ऑर्बिटल तक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। एंड जब भी कोई कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें स्मॉल कैटायंस रहेंगे, लार्ज एनायंस, जो भी चार्ज है उन आयंस पे वो भी ग्रेटर रहेगा एंड ओनली s and p ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम देखेंगे s and p ऑर्बिटल्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप 1 and 2 के एलिमेंट्स, इनमें s and p ऑर्बिटल्स होते हैं, वो बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एंड जो भी p ब्लॉक एलिमेंट्स है वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो हमें यही याद रखना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते टाइम कम हो जाता है, इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, एंड आयोनिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम जा रहे हैं ग्रुप में पीरियड में, तो हमें दिखाई देता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड डिक्रीज होता है एंड आयोनिक बॉन्ड इंक्रीज होता है। यह है फजान्स रूल। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द मेटल्स के बारे में। जब जो भी ये एलिमेंट्स है ग्रुप 16, 17 एंड 18 के, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कौन से कंपाउंड बनाते हैं ये देखेंगे हम। यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ये जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर अगर कॉपर के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा।
एंड सेलेनियम अगर रिएक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ तो मैग्नीशियम सेलेनाइड बनाएगा। यह है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स टूवर्ड्स द मेटल्स। मेटल्स के साथ ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट होते हैं, तो वो रिएक्ट होके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स टूवर्ड्स द मेटल्स। मेटल के साथ अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड्स। जब भी कोई मेटल ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है तो वो करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स बनाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोडियम अगर रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। ये जो भी ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स बनाते हैं एंड इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है। तो हमें इसके ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है, किसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है और किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, उसको याद रखना। जो भी ग्रुप 17 के एलिमेंट रहते हैं कौन से रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आपको याद रखना है जब भी आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात की है, जब भी आपको आयोनिक कैरेक्टर के बारे में पूछा है तो आपको एनायन का साइज याद रखना है बस। जो भी फ्लोरीन का ये जो फ्लोरीन है इसका एनायन का साइज है सबसे कम, लेस एनायन साइज है, और जो भी आयोडीन है उसका सबसे ज़्यादा साइज है। जो भी आयन का साइज एनायन का साइज लेस है तो उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, और एनायन का साइज अगर सबसे छोटा है तो उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा। इसीलिए जो भी आयोनिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होता जाता है। आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो भी फ्लोरीन एटम है उसका एनायन का साइज सबसे छोटा है। और जब भी आपको एनायन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा है तो आपको हमेशा कॉमन मेटल देगा और ये हैलोजन ग्रुप का डिफरेंट हैलोजन ग्रुप उसको वेरी करेंगे और आपको पूछेंगे इनमें से सबसे आयोनिक कैरेक्टर किस पे ज़्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर सबसे लेस किस पे है, ऐसे कंपैरिजन आपको पूछेंगे। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है फ्लोरीन का एनायन का साइज सबसे छोटा है और वही आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा दिखाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको याद रखना है। और जब भी कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछेंगे तो हमेशा मेटल को वेरी करेंगे एंड जो भी हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा उसमें वो सेम ही रखेंगे। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जिस भी मेटल के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच रहेंगे उसका कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा रहेगा। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल SnCl4 है एंड SnCl3 है, तो इसमें सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, SnCl4 में। आपको देखना भी नहीं है कि उसके साथ कौन सा मेटल अटैच किया है, बस आपको देखना है कितने नंबर ऑफ हैलोजेंस अटैच है, उसके हिसाब से आपको कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज और डिक्रीज करना है। मोर द हैलोजन ग्रुप्स मोर द कोवैलेंट बॉन्ड, लेस द हैलोजन ग्रुप्स लेस कोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक कैरेक्टर के बारे में क्या याद रखना है आपको, लेस द आयन साइज मोर द आयोनिक कैरेक्टर, मोर द आयोनिक कैरेक्टर लेस आयोनिक कैरेक्टर। आयन साइज लेस है तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, और आयन साइज सबसे ज़्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे कम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितने भी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच है किसी भी मेटल के साथ वो अगर ज़्यादा है नंबर में तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, और नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कम है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी सबसे कम रहेगा। अब याद रखना जब भी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पूछेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो मेटल एटम वेरी होगा और हैलोजन ग्रुप सेम रहेगा। आयोनिक कैरेक्टर के बारे में अगर पूछेंगे तो मेटल सेम रहेगा और जो भी उसके साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है वो वेरी होगा। ये डिफरेंस रहेगा। आप अगर PY की सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब हम सॉल्व करेंगे PYQs ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के ऊपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो हमें पता है इसका आंसर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, वो है +7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, which among the following compounds does not act as a reducing agent? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन सेलेनियम, डाइहाइड्रोजन टेलुरियम। तो यहाँ पे हमें पता है वाटर जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, the oxidation number of sulfur in the S8 molecule is। हमें पता है जब भी सेम एटम्स अटैच होते हैं एंड बॉन्ड बनाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो S8 में सारे ही S एटम्स है जो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द हैलोजन इज +5, +1, +7 और +3। तो हमें पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखाता है, क्लोरीन, उसका रहता है 1 to 7 तक वैरी होता है, तो हेलोजन जो है +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ऑप्शंस आर, oxides of all elements of this group are gaseous at room temperature. This is not true. It includes all the non-metals. Third option is all elements of group forms the EO2 type of oxides, but they form EO3 types also. And last one is reducing properties of dioxides of this group element decreases from SO2 to tellurium dioxide. ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, which element from following combines with hydrogen to form compound having lowest acidic strength। हमें पता है हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ एंड अगर हम उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हमें यहाँ पे पूछा है लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following elements does not form gaseous hydride at room temperature? Options are selenium, tellurium, oxygen, sulfur। तो हमें पता है ऑक्सीजन does not form the gaseous hydride at room temperature, और वो गैसियस नहीं बनाता तो वो लिक्विड फॉर्म में बनाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following metal halides is highly covalent in nature। तो हमें पता है जो भी सेंट्रल एटम है उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है तो वो उसमें कोवैलेंट नेचर सबसे ज़्यादा रहता है। तो हमें ऑप्शंस में दिए हैं UF6, SbCl3, PbCl2 एंड SnCl2। तो उसमें जो है UF6 इसका U का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, वो रहेगा 6, तो वो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट पोलर। उसमें ऑप्शंस दिए हैं HBr, HI, HF एंड HCl। तो हमें पता है पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ये होता है अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे हम ग्रुप 17 में तो ये डिक्रीज होता जाता है फ्लोरीन टू आयोडीन तक, तो इसीलिए पोलैरिटी ऑर्डर जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा फ्लोरीन टू आयोडीन तक। तो हमें यहाँ पे मोस्ट पोलर पूछा है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following compounds is octahedral? Options are selenium dichloride, selenium tetrafluoride, sulfur hexafluoride, tellurium tetrafluoride। तो हमें पता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड शोज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा।
Question number 11. Identify the elements from the following that can exhibit -2, -1 and +2 oxidation states. Options are selenium, oxygen, सल्फर एंड टेलोरियम। तो इसमें पता है हमें ऑक्सीजन वैरी करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 टू +2 तक। क्वेश्चन नंबर 12. विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट हाईएस्ट एसिडिक नेचर। तो हमें पता है अगर हम ग्रुप 16 की बात करेंगे डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? टेलोरियम का। तो H2TE जो ऑप्शन है डाइहाइड्रोजन टेलोरियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13. विच मेटल हैलाइड फ्रॉम फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर। एम दिया है यहाँ पे मेटल एटम, MF, MCl, MBr और Mi। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल अगर M जो है वो सेम ही है तो हमें जो भी उसमें हाइलाइट अटैच होगा उसका साइज दिखना है। मेटल रहेगा यहाँ पे कैटायन एंड हैलोजन रहेगा यहाँ पे एनायन। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एनायन हम देखेंगे तो आयनिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन टू आयोडीन। तो हमें यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कौन से मेटेलिक हाइलाइट का लोवेस्ट आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा, तो वो रहेगा Mi का। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14. विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजेंस combines readily with metal to form metal halides with highest ionic character। हमें पता है आयनिक कैरेक्टर कब डिक्रीज होता है? जब एनायन का साइज इंक्रीज होता है। जितना एनायन का छोटा साइज उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो हमें पता है फ्लोरीन का एनायन जो है उसका सबसे छोटा साइज रहता है इन द ग्रुप 17। तो एनायन कैरेक्टरिस्टिक भी मेटल हैलाइड्स में, मेटल फ्लोराइड्स में सबसे ज़्यादा रहेगा। जो भी मेटल्स फ्लोरीन के साथ हैलाइड्स बनाएंगे उसका सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड देखेंगे तो हमें पता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन टू टेलोरियम तो हमें पता है वो डिक्रीज होता जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सबसे थर्मली स्टेबल होते हैं एंड उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है अप टू द टेलोरियम। तो यहाँ पे हमें पूछा है सबसे लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई weakest halogen acid from the following. ऑप्शंस आर HCl, HI, HF, HBr। अगर हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड तो ये डाउन द ग्रुप जब भी जाएंगे हम तो ये इंक्रीज होता जाता है। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज होता है फ्लोरीन टू आयोडीन। और यहाँ पे हमें पूछा है सबसे वीकेस्ट हैलोजन एसिड कौन सा है, तो ये है HF। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17. विच नोबल गैस एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन से जेनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गॉन एंड नियॉन। तो हमें पता है जेनॉन का जो भी एटॉमिक साइज है वो सबसे ज़्यादा होता है एंड उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे कम होता है जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है ऑफ ग्रुप 18। तो इसलिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ऑप्शंस आर these shows oxidation state from -2 to +6. The stability of +6 oxidation state increases down the group. The stability of +4 oxidation state increases down the group. Bonding in +4 and +6 oxidation states are primarily covalent. तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं होता है, वो डिक्रीज होता है डाउन द
group. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 19. Which halogen acid from the following has highest acidic strength? Options are HBr, HI, HCl, HF. तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ हम अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे वो इंक्रीज होता जाता है फ्लोरीन टू आयोडीन तक. तो हमें यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसका रहेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा. Question number 20. Identify a molecule having lowest value of bond angle from the following. हमें यहाँ पे हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 16 दिए हैं और पूछा है कि इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल कौन से ग्रुप का रहेगा, कौन से हाइलाइट का रहेगा. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं H2O जिसका बॉन्ड एंगल रहता है 104, H2S में रहता है 92, H2SE में रहता है 91 एंड H2TE में रहता है 90. तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू पूछा है तो इसमें ऑप्शन 90 जिसका बॉन्ड एंगल है H2TE. तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 21. आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट कोवैलेंट नेचर. यहाँ पे दिया है PbCl4, SnCl2, PbCl2 एंड SbCl3. यहाँ पे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर पूछा है तो आपको एक ही ऑब्जर्वेशन करना है. जब भी डिफरेंट मेटल्स दिए हैं एंड सेम हैलाइड ग्रुप उससे अटैच है तो आपको देखना है किस मेटल के साथ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हैलाइड्स अटैच हुए हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा नंबर 4 है वो की अटैच है Pb से. तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा और वो ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर दिखाएगा. जब भी आपको देखना है कि ऐसे ऑप्शंस में डिफरेंट मेटल्स दिए हैं एंड सेम हैलोजन एटम उससे हैलोजन ग्रुप उससे अटैच है तो सबसे ज़्यादा हैलोजन जिस भी मेटल को अटैच रहेंगे उसका कोवैलेंट नेचर सबसे ज़्यादा है और वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा. तो इस क्वेश्चन में आप अगर हम देखेंगे तो PbCl4 इसमें 4 क्लोरीन एटम्स अटैच है Pb से तो उसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोवैलेंट नेचर दिखाएगा. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 22. इफ M represents metal atom and X the halogen atom, then identify MX with the highly ionic character. तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है. जब भी आयनिक कैरेक्टर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको एनायन के साइज के बारे में सोचना है. जो भी एनायन है फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन इसका साइज जो है इंक्रीज होता जाता है. फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज रहता है. अगर एनायन का साइज छोटा रहता है तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये. एनायन का साइज छोटा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा. एनायन का साइज सबसे बड़ा आयनिक कैरेक्टर सबसे छोटा. तो यहाँ पे हमें पूछा है हाईली आयनिक कैरेक्टर. तो हमें पता है फ्लोरीन का सबसे छोटा एनायन रहता है तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 23. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट हाइड्राइड्स. हमें पता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स इट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. तो हमें इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा. सल्फर टू टेलोरियम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होता जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. विच फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल क्लोराइड्स possesses लेस कोवैलेंट कैरेक्टर. तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताया था. नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आपको देखने हैं. जिसमें कम हेलोजन एटम्स है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम है और जिसके हेलोजन एटम सबसे ज़्यादा है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है. तो लेस कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा है तो आपको देखना है सबसे कम हेलोजन एटम किसके साथ अटैच है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी मिलता है. यहाँ पे SN के साथ 2 क्लोरीन एटम्स अटैच है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम रहेगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 25. विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स कंपाउंड्स विद द फ्लोरीन. हमें पता है xenon only react
डायरेक्टली विद द फ्लोरीन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई थर्मली मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी हैलाइड्स दिए हैं ऑप्शन में, इनमें से मोस्ट स्टेबल हैलाइड आपको पूछा है। तो हमें पता है कि जब भी हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल रहेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट कोवैलेंट। अभी हमें पता है कि ऑप्शन में क्या चेक करना है, कोवैलेंट कैरेक्टर आते ही जो भी हेलोजन आइटम्स अटैच है मेटल के साथ सबसे कम रहेगा तो वो मोस्ट कम रहेगा तो कम कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, और सबसे ज़्यादा हेलोजन आइटम्स रहेंगे तो ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएगा। तो हमें अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो इसमें ऑप्शन सी दिखेगा, जिसमें 4 क्लोरीन आइटम्स है तो वो ज़्यादा कोवैलेंट नेचर दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, which element from the following combines with hydrogen to form a compound with lowest thermal stability। अगर हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन किया ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ तो हमें कौन सा ऑर्डर मिलेगा, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा जी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो हमें पता है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी रहता है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी रहता है। तो हमें यहाँ पे लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, तो हाइड्रोजन जब भी आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और वो कंपाउंड रहेगा सबसे थर्मली अनस्टेबल। Question number 29, what type of hybridization is involved in central atom of hydrides of group 16 elements। तो हमें पता है ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स है जब भी हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा।